ओके हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आ जाएं, मैं लाइव आ चुकी हूँ। सबको गुड मॉर्निंग। बिहार स्पेशल की क्लास है आपकी, हिस्ट्री की स्पेशल, हिस्ट्री ऑफ बिहार। बिहार का इतिहास। हाँ जी केशव, गुड मॉर्निंग। मुकेश, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाएं, क्लास का टाइमिंग हो चुका है। हाँ जी गुंजन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विष्णु। ओके, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग सत्यम, देव प्रकाश। अच्छा, इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। बेचारे मॉर्निंग में ही, सुबह सुबह इस परेशानी में आप उलझे हुए हैं। हाँ, अभी दिन की शुरुआत करिए। कट ऑफ पे क्यों जा रहे हैं अभी केशव? हाँ केशव, अभी अभी कहते हैं ना, अभी शुरुआत करिए, अभी परेशान नहीं होते, सुबह सुबह इतने परेशान नहीं होते हैं। जैसा भी जाएगा आप कर लेंगे, है ना। हाँ जी स्वाति, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। जैसा भी जाए परेशान नहीं होना है। अभी कहते नहीं है कि दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे उस फ्लो में आए। गुड मॉर्निंग। मार्केट में जॉब है ही नहीं। केशव, सुबह सुबह कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करिए दिन की शुरुआत। हाँ, इतने नेगेटिव नहीं होते हैं कि जॉब नहीं है। जो भी है आपको क्या करना है, अपने लिए रास्ते बनाने होंगे ना। हाँ जी गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। चलिए, कल जो था, सबको गुड मॉर्निंग। कल का जो टॉपिक था, यानी कल मैंने आप लोगों को बिंबिसार तक करवा दिया था। हाँ गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कुछ कह रहे हैं आप? ओके ठीक है। चलिए, हम लोगों ने बिंबिसार तक कर लिया था, और आज जो टॉपिक था वो था हमारा अजात शत्रु। जैसा कि मैंने बताया था, आज का टॉपिक क्या था? अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु के बारे में जानेंगे आज हम लोग। अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। ये अजात शत्रु की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन था? ये बिंबिसार का पुत्र था। हाँ जी सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। अजात शत्रु की अगर हम बात करें तो यह बिंबिसार का पुत्र था, अब इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार से मगध जो है इसके टाइम पर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ही वॉज सन ऑफ बिंबिसार, ही वॉज सन ऑफ बिंबिसार। यह किसका पुत्र था? यह बिंबिसार का पुत्र था। यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पर अपनी चीज़ों को, यानी अपने माइंड में कुछ बातें, अजात शत्रु चूंकि ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चे आज से ज्वाइन किए हों इस क्लास को, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अजात शत्रु जो है वो कौन से डायनेस्टी से है, तो वो हरियंक डायनेस्टी से है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते बीच में ये ही भूल जाए कि अजात शत्रु कौन से डायनेस्टी से था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अजात शत्रु क्या था, ये हरियंक डायनेस्टी से था, हरियंक वंश से था, ठीक है। ये किससे था? यह हरियंक डायनेस्टी से था, हरियंक वंश से था। कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हाँ, इसका जो था टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। ये किसका टाइम पीरियड है स्टूडेंट? ये है अजात शत्रु का टाइम पीरियड है। और ये कौन से वंश से है? हो सकता है कुछ बच्चे आज ज्वाइन किए हों तो मे बी उनको नहीं मालूम था या नहीं मालूम हो, तो ये हरियंक वंश से ही संबंधित है। ही वॉज ऑल्सो द फेमस, ये भी क्या था, यह हरियंक वंश का, हाँ, यह हरियंक वंश का क्या था, प्रतापी राजा था। बहुत ही मतलब प्रभावशाली या बहुत ही प्रसिद्ध राजा, बहुत ही प्रतापी राजा।
राजा था, इट मीन्स ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हरियंग डायनेस्टी. ही was most powerful ruler of Haryang dynasty. हरियंग डायनेस्टी. ठीक है. क्षमा क्या है? क्षमा, पहले तो स्पेलिंग तो ठीक से बता दीजिए. ठीक है. ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें क्लियर कर ले. हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अजात शत्रु के बारे में बात कर लेते हैं. अभी पहले गुंजन, इफ़ यू डोंट माइंड, पहले हम लोग अजात शत्रु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी है उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं. ठीक है. हाँ, उसके बाद फिर सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो अजात शत्रु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे, सभी से, आप सभी से स्टूडेंट. तो अजात शत्रु है क्या है, हम लोग देखते हैं कि ये हरियंक वंश का, यानी ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी. हरियंक डायनेस्टी का क्या था, ये काफ़ी पावरफुल रूलर था. बिंबिसार के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर कभी राजगीर जाना हो, घोड़ा करोरा अगर आप कभी जाते हैं, वहाँ बग्घी से ले जाते हैं लोग, तो आपको रास्ते में वो दिखाएगा कि देखिए यहीं पर अजात शत्रु जो है उसने बिंबिसार को क्या किया था, कैद किया था. मे भी बहुत सारे लोग घूमे हुए रहते हैं और आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में. तो अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि अजात शत्रु जो है, यानी बिंबिसार के पुत्रों में बिंबिसार जितना बड़ा रूलर था, उसका अंत उतना ही क्या रहा, उसको कैद कर दिया गया, यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया उसके ही पुत्र के द्वारा, अजात शत्रु के द्वारा. तो अब हम लोग आते हैं कि अजात शत्रु जो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने कल ही एक बात बताई थी कि अगर कोई शासक महत्वाकांक्षी है, इट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, तो उसके राज्य का क्या होगा, विस्तार होगा ही होगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अब यहाँ आ जाए अजात शत्रु के बारे में कि अजात शत्रु के द्वारा किस प्रकार से मगध का जो है विस्तार किया गया. मगध का विस्तार अजात शत्रु के नेतृत्व में. और एक बात आप लोगों को और बताऊं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली अगर ये बिहार का क्या हिस्ट्री है, बिहार तो हिस्ट्री है ही, और नॉर्मल भारतीय हिस्ट्री से भी क्या है, ये कुछ इसकी चीज़ें सेम ही है. तो अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट एरिया में केशव देख लीजिए, मैं बता देती हूँ. अगर आप पूछ रहे हैं कि मैम, केशव का जी का क्वेश्चन है कि मैम प्रेजेंट एरिया में मगध का जो है वो कहाँ पर सिनेरियो होगा, तो गया अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए केशव, ये हो गया बिहार हो गया ये हमारा. ठीक है. ये देखिए पटना, यानी ये रहा पटना और गया, पटना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है. वैशाली नहीं, ध्यान रखना, वैशाली नहीं, क्योंकि वैशाली वज्जी संघ में आता था. तो पटना और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये राजगीर वगैरह, ठीक है ना, यहाँ पर, यानी साउथ बिहार. अगर हम लोग बात करें, सॉरी सारा डिलीट हो गया, रुक जाइए मैं इसको कर देती हूँ फिर से. ये हो गया मगध. ठीक है. और केशव का क्वेश्चन है कि मैम अभी के टाइम पर जो है वो कहाँ पर पड़ेगा, अगर बिहार के हम लोग बात करें तो स्पेशली जो हम लोग बात करें ना केशव, तो ये हम लोग क्या देखते हैं, दक्षिण बिहार. आप लोगों को पता है कि बिहार दो पार्ट्स में क्या है, डिवीजन है इसका, साउथ बिहार. क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि राजधानी बिंबिसार के टाइम पर राजधानी कौन सी थी, बिंबिसार के टाइम पर राजधानी थी आपको गिरिव्रज यानी राजगीर. और राजगीर कहाँ पड़ता है, जब आप पटना से आगे जाते हैं तब पड़ता है, यानी गया के नियर अबाउट है राजगीर आपका. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अभी आधुनिक मगध की बात करें तो पाटलिपुत्र का क्षेत्र, यानी जो पटना वाला एरिया है, जो गया के आसपास का जो क्षेत्र है, राजगीर वाला एरिया, ये सभी किस में आते थे, ये सभी आते थे आपको इसमें मगध में. तो ठीक है. तो मगध की अगर एग्जैक्टली लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ रहा है, दक्षिण बिहार में. पटना, गया, यानी इसके क्षेत्र की बात करें, पटना, राजगीर और उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है.
और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अजात शत्रु के बारे में पढ़ रहे हैं, अजात शत्रु। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब कि अजात शत्रु बिंबिसार ने 3 विवाह किया था, ठीक है? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, एक चेल्लाना से, एक महाकोशला से और एक क्षेमा से। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किससे? अच्छा, महाकोशला देवी। चलिए, और लोग बताएं, अपना आंसर दें कि अजात शत्रु किसका पुत्र था, क्योंकि इससे क्या है कि क्लैरिटी आपको रहेगी ना। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, अजात शत्रु, हाँ, अजात शत्रु किसका पुत्र था? जी, नाम क्या है आपका? किसका पुत्र था? अब आंसर आप यही बता, क्या कह रहे हैं? हाँ, महाकोशला, ठीक है ना। अगर जो लोग नए हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में रहा महाकोशला देवी, दूसरे में अगर आपका रहा चेल्लाना, तीसरे में अगर आपका रहा क्षेमा, और हो सकता है डी में रहे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो जो भी लोग चेल्लाना, हल बेहल, कोसला देवी इसकी मदर है, हाँ ठीक है, इनकी माँ थी। तो ये चीज आप लोग जो है ये ध्यान रखना है कि अजात शत्रु की माँ कौन थी? महाकोशला देवी, ठीक है? हाँ, महाकोशला देवी जो थी वो कौन थी? वो अजात शत्रु की माता का नाम था। ये मान के चलिए कि अगर आपका बीपीएससी में एक क्वेश्चन अगर आ गया इसके रिगार्डिंग कि अजात शत्रु की माता का क्या नाम था, हु वाज द मदर ऑफ अजात शत्रु, क्योंकि है क्या कि श्योरिटी तो आप किसी में भी नहीं दे सकते, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो श्योरिटी जब हम किसी में नहीं दे सकते तो हमें एक एक नंबर का क्वेश्चन भी क्या होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। कभी भी ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए एक एक नंबर का क्वेश्चन भी जो है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंस रखता है। अब आते हैं हम लोग इसमें, अगर बात करें, एक क्वेश्चन और आता है कि इतिहास में कुनिक के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? कुनिक के नाम से, यानी ये जो अजात शत्रु है ये कुनिक के, क्या कह रहे हैं? मैं जब आप जब बोलते हैं तब तक मैं आप जब मैं पूछती हूँ तब तक मैं आप आगे जा चुके रहते हैं। जैसे मैं पूछूं 2 सेकेंड रुक के फिर जवाब दीजिए ताकि मैं सुन सकूं ना कि आप बोल रहे हैं। मेरे बोलने के दौरान बीच में ही बोल दीजिएगा तो फिर मैं कैसे समझ पाऊंगी, ठीक है? कुनिक यानी कुनिक जो है, कुनिक के नाम से, यानी कुनिक अजात शत्रु का ही दूसरा नाम था, अजात शत्रु का दूसरा नाम था, का दूसरा नाम था। इट मीन्स, अगर हम लोग दूसरे नाम की बात करें, इट मीन्स कि अजात शत्रु was also popular, या अजात शत्रु was also known as कुनिक। और सेनिया के नाम से कौन जाना जाता था? हाँ जी, सेनिया के नाम से कौन जाना जाता था, बताइए? बिंबिसार, हाँ ठीक है। ये क्योंकि उसकी अपनी स्थायी सेना उसने रखी थी, इस वजह से उसे क्या कहा जाता था? उसे सैन्य भी कहा जाता था। बिल्कुल है क्या ना कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है क्या कि एंशिएंट का ये जो सेक्शन है ये थोड़ा टफ माना जाता है और अक्सर क्या होते हैं, भूल जाते हैं लोग, और एग्जाम में भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो हमें करना क्या है कि इस पर जितना ज़्यादा कमांड हम करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, आगे के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे, मैं यहाँ आपको बता रही थी कि किस तरह से अजात शत्रु ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब जब बात करें कि साम्राज्य का विस्तार यानी मगध का उसने एक्सपेंशन किया, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, मगध का एक्सपेंशन इन द सेंस कि देखिए ये रहा मगध, सॉरी मान लीजिए ये रहा मगध, ठीक है, मगध। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अब जो है इसका यानी कि अजात शत्रु के सामने चुनौती के रूप में कौन कौन से क्षेत्र थे? चुनौती के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके सामने यानी अजात शत्रु के सामने हम क्या देखते हैं कि वैशाली है। वैशाली इन द सेंस कि जिसको हम वज्जी संघ कहते हैं, वैशाली इन द सेंस कि जिसको हम वज्जी संघ कहते हैं, वज्जी संघ। तो जब
अजातशत्रु आता है तो उसने क्या, हम देखते हैं कि उसने 2 लड़ाइयां लड़ी थी। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु के द्वारा 2 लड़ाइयां लड़ी गई। अब 2 लड़ाइयां कहां से लड़ी गई? एक तो उसने कौशल यानी प्रसेनजीत से उसने लड़ाई की। महाकोशला देवी के जो भाई थे प्रसेनजीत, उससे लड़ाई होती है किसकी? यहाँ पर एक स्टोरी है, स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि महाकोशला की जब विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ, तो ऐसा तो कुछ जगह आपको मिलेगा कि श्रृंगार करने के लिए उन्हें पूरा का पूरा बनारस दे दिया गया था, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सब बातें कहने में एक अतिशयोक्ति वाली बातें हैं कि फॉर मेकअप हमने क्या किया कि आपको दे दिया एक पूरा का पूरा एरिया या उसके मेंटेनेंस के लिए, तो ये सब अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में इतनी भी चीजें नहीं थी इस तरह से। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप कहते हैं ना कि अगर कोई लड़की, अगर हम विवाह करते हैं अपनी बेटी का या किसी का भी, तो एज अ गिफ्ट के तौर पर हम उसे कुछ ना कुछ देते हैं। तो प्रसेनजीत जो है उसने क्या किया था, उसने कौशल का जो क्षेत्र था वो दिया था। और कौशल कौन सा था? जो आधुनिक आज के समय का काशी है, काशी इन द सेंस बनारस है, वही उसने क्या किया था, उसे गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। ठीक है, तो महाकोशला की जब जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं कि जस्ट उसके बाद महाकोशला जो है का उसके कुछ ही दिन के अंतराल में महाकोशला की भी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो जो क्षेत्र, अब इसको समझना होगा आपको कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है ना, इसे समझना होगा। समझना इन द सेंस, इतिहास जो है ना वो कहानियों से क्या है, भरा पड़ा हुआ है। अलग अलग तरीके की क्या है उसमें कहानियां चलती हैं। जैसे अजातशत्रु के बारे में हम बात करें तो इसकी जो माता थी, माता का क्या नाम था, यानी मदर का। काशी से कैसे युद्ध हुआ हमें इसके बारे में देखना है। तो मदर का नाम था क्या, महाकोशला। महाकोशला मदर का नाम था, ठीक है ना। पर जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु होती है, यानी कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद, बिंबिसार की मृत्यु के बाद हम क्या देखते हैं, मृत्यु के पश्चात महाकोशला की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महाकोशला की मृत्यु हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जब विवाह हुआ था, यानी कि महाकोशला का, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, महाकोशला यानी कि बिंबिसार, ये देख लीजिए, बिंबिसार का विवाह हम देखते हैं किससे हो रहा है, महाकोशला से, ठीक है। और विवाह में गिफ्ट के तौर पर, इसको आप गिफ्ट ही कह लीजिए, उपहार के तौर पर क्या मिला था इसे, काशी मिला था। किसे मिला था गिफ्ट, किसे मिला था, महाकोशला को। क्या मिला था, काशी, यानी कौशल का क्षेत्र, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कौशल का क्षेत्र। गिफ्ट के तौर पर क्या मिला था इसे, कौशल का क्षेत्र। गिफ्ट के तौर पर कौशल का क्षेत्र मिला था, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि जब बिंबिसार की मृत्यु हुई तो महाकोशला की भी मृत्यु हो गई। अब जब महाकोशला की मृत्यु हो जाएगी तो फिर हुआ क्या कि प्रसेनजीत ने, यानी उसके भाई ने जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट क्या कर लिया, वापस कर लिया। यही बना कारण युद्ध का, ठीक है ना। कौशल वापस लेना युद्ध का मुख्य कारण था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अजातशत्रु का युद्ध हुआ था किससे, कौशल के साथ, कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ। तो इसका कारण क्या था, कारण इसका ये था कि प्रसेनजीत ने कौशल को वापस ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हो गया कौशल का क्षेत्र। और वापस किसने लिया इसे, वापस किसने ले लिया इसे, प्रसेनजीत ने। किसने ले लिया, प्रसेनजीत ने, प्रसेनजीत ने वापस किसने ले लिया, प्रसेनजीत ने, ठीक है ना। प्रसेनजीत कौन था, ये था कौशल नरेश, कौशल नरेश। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो वापस लिया, यही क्या बना, युद्ध का कारण बना। ये क्या बना, युद्ध का कारण बना, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ये क्या थी, ये कहानी चल रही थी कि प्रसेनजीत जो है ठीक है,
युद्ध का क्या बना, ये कारण बना। दो युद्ध यानी इसके बहुत, अजात शत्रु के रहते भर में दो युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट था। ध्यान रखिएगा और अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। जो पहला युद्ध हम क्या देखते हैं उसका कब, डेट देखिए, इसके बारे में बता रहे, तिथि को लेकर के कोई बहुत ज्यादा हमारे पास साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा जिसको कह सकते हैं ठोस साक्ष्य नहीं है। बस हाँ ये पता है कि इस मामले में हम देखते हैं क्या कि इसका दो युद्ध इसने लड़ा था। एक युद्ध जो इसने कौशल से लड़ा और एक इसने युद्ध लड़ा था किससे, वज्जियों से लड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध किसके साथ हुआ, युद्ध हुआ यानी किससे हो गया, हम देखना है कौशल के साथ युद्ध, अजात शत्रु का कौशल के साथ युद्ध। युद्ध अगर हो रहा है तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो साइड से कौन है, एक तरफ कौन है आपका प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत, और एक तरफ कौन है, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब इस युद्ध में हम क्या देखते हैं, इस युद्ध में हुआ क्या कि अजात शत्रु क्या था, काफी ज्यादा एक तो स्ट्रांग पड़ रहा था और वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है केशव, आप जो कह रहे हैं ना उसमें एक टर्मिनोलॉजी उसमें आया है श्रमण के बारे में कि श्रमण परंपरा क्या है। अगर ठीक से अच्छे से अगर भारतीय इतिहास पढ़ा जाए तो कहीं समस्या नहीं आएगी। एंड उपेंद्र सिंह की जो किताब आप कह रहे हैं वो उसके कंटेक्स्ट में ज्यादा बेहतर है, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हो स्पेशली हिस्ट्री के बारे में। ठीक है केशव, अगर इफ यू आर स्कॉलर, अगर आप स्कॉलर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं हिस्ट्री में, देन उपेंद्र सिंह इज वेरी गुड बुक, I must say, but if you are aspirant of UPSC and BPSC, then आपके लिए वो थोड़ी सी टफ पड़ जाती है वो बुक। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई बहुत समस्या नहीं है, कोई भी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लाइक मैंने देखा श्रमण ट्रेडिशन पूछा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रज्ञा पारमिता, ये सब तो क्या, ये तो बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें, अगर ढंग से पढ़ें तो कोई समस्या नहीं है केशव। बस ये ना पढ़ते नहीं है ना ढंग से, लास्ट में एग्जाम में जाके परेशान होते कि यहाँ से क्वेश्चन आया वहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, प्रसेनजीत और अजात शत्रु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया कि अजात शत्रु जो था वो लीड करने लगा, यानी अजात शत्रु, प्रसेनजीत की स्थिति इसमें क्या हो गई, खराब हो गई इस युद्ध में। प्रसेनजीत की स्थिति क्या हो गई इसमें, कमजोर हो गई इस युद्ध में, की स्थिति इस युद्ध में कमजोर हो गई, कई जगह लिखा रहता है कि प्रसेनजीत के साथ अजात शत्रु का दो युद्ध हुआ था। हाँ बता रही हूँ, मैं भी बता रही हूँ। कई जगह लिखा होता है कि युद्ध जीतने के बाद, यानी कि कई जगह इसमें आप अगर आप पढ़ेंगे कि प्रसेनजीत के साथ अजात शत्रु की 2 बार युद्ध हुई है। ठीक है, तो वहां पर हमें नहीं जाना, ये देखना है कि इसमें हारा कौन था। तो इस युद्ध में अजात शत्रु ही क्या रहा, इसमें विजयी रहा। इस युद्ध में एक संधि, विजयी क्या, जब अगर किसी युद्ध में संधि हो जाए ना तो इसका मतलब समझिए कि युद्ध जो है बहुत निर्णायक नहीं रहा और सामने वाला पक्ष जो है उसने तुरंत क्या किया है, सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो इस युद्ध को संधि के द्वारा समाप्त की गई, संधि के द्वारा समाप्त की गई। इंग्लिश मीडियम वाले संधि को ट्रीटी बोलते हैं, के द्वारा समाप्त की गई, समाप्त की गई। इट मीन्स दिस वॉर वॉज फिनिश्ड विथ ट्रीटी, दिस वॉर वॉज, यहां दिख तो रहा है ना, दिस वॉर वॉज फिनिश्ड with the treaty। एक संधि के साथ क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ। और इस संधि के तहत किया क्या गया था, तो देखिए ये जो संधि की गई, संधि में हुआ क्या था, यानी इसका परिणाम अगर हम लोग देखें इस संधि का, तो इसमें क्या था, कौशल का क्षेत्र किसे मिल गया, अजात शत्रु को, यानी कि अजात शत्रु को कौशल का क्षेत्र वापस मिल गया, अजात शत्रु को कौशल का क्षेत्र वापस मिल गया, कौशल का क्षेत्र वापस मिल गया। और प्रसेनजीत ने यहां पर क्या किया, हाँ जो आप पूछ रहे हैं ना कि मैम यहां पर शादी भी किया था, ये यही है ना कि मैम इसने क्या किया था, इसने शादी भी किया था। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा इसमें लिखा रहता है कई जगह, प्रसेनजीत ने
अपनी पुत्री वाजिदा का विवाह करवाया। किससे? अजातशत्रु से। वाजिदा का विवाह किससे करवाया? अजातशत्रु से। ठीक है, कई जगह वाजिदा है, कई जगह वजीरा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। कई जगह क्या है? वाजिरा है। हाँ, कई जगह हम लोग क्या देखते हैं? वाजिरा है, कई जगह कौशल की राजकुमारी से। ठीक है, तो वाजिरा, कई जगह वाजिरा है, कई जगह वजीरा है। तो आप इसको क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, अगर वाजिरा रहे देन इट्स ओके, और अगर वजीरा रहे देन इट्स ओके। जैसे मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से, तो कई जगह उसका नाम आपको कार्नेलिया मिलेगा, और कई जगह उसे उसका नाम आपको उसको हेलेना मिलेगा। ठीक है, तो कार्नेलिया और हेलेना मिलेगा, तो पता रहना चाहिए। उसी तरह से अगर यहाँ स्लाइटली डिफरेंस अगर है, सत्यम, यस दिस इज एग्जैक्टली पॉलिटिकल मैरिज। इसको पॉलिटिकल मैरिज, और स्पेशली इसको कहते हैं ना कि ये मजबूरी में किया गया पॉलिटिकल मैरिज था सत्यम। यहाँ पर साम्राज्य विस्तार नहीं, ये सरेंडर के दौरान किया जाने वाला जो पॉलिटिकल मैरिज होता है कि यस मैं सरेंडर कर रहा हूँ, बट इसके साथ एक ये भी है कि आप ऐसा करें कि विवाह कर लें, इससे हमारे संबंध भी बने रहेंगे और कहीं ना कहीं से हमारी स्थिति भी जो है, स्टेटस हमारा सोसाइटी में नहीं गिरेगा। ठीक है, यस मैम, बट रानियों अशोका को कोई कैसे जानेगा? तो रानियों अशोका को कोई कैसे जानेगा केशव? ये तो बहुत, अगर ठीक, मैंने अभी आपसे बताया ना केशव कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहली बार जो है अशोक का जो स्टैचू है जो रानियों अशोक के नाम से मिलता है, तो वो उसी के बारे में बोला गया, और वही एकमात्र ऐसा स्टैचू है जो अशोक का है। अब तक में जितने भी स्टैचूज मिले हैं, दैट इज ओनली वन ऑफ देम, सिर्फ और सिर्फ वही एक अशोक का स्टैचू है जहां पे रानियों अशोक यानी राजा अशोक के बारे में स्टैचू मिला है साउथ दक्षिण भारत में। तो ये कोई बहुत ठीक से पढ़ा जाए ना केशव, तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वहां नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं कि एक फियर जो होता है ना, पैनिक होना, उससे थोड़ा सा बचें आप सब। अब यही है, अब यहां पर एक चीज बताएं, ठीक है? हाँ, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रानियों अशोक एकदम आपको क्लियर रखना है कि यही एक ऐसा स्टैचू है जो दक्षिण भारत में पाया गया, और दैट इज ओनली, सिर्फ वन एंड ओनली अशोक की स्टैचू है जो अब तक पाई गई है। अशोक का कहीं भी स्टैचू नहीं मिला है। अशोक का हम देखते हैं क्या कि उसके आपको एडिक्ट्स मिले हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, बट उसके स्टैचूज कहीं नहीं है। तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं रानियों अशोक का, तो वो जो है एकमात्र स्टैचू है। तो बहुत अच्छे से क्या करना है, चीजों को ढंग से पढ़ना है। डोंट बी पैनिक, मैं बार बार कह रही हूं, पैनिक नहीं होना है। ध्यान से सुनिए, अजातशत्रु, यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूं कि कुछ जूम पर जो लोग हैं, अगर आप लोग कुछ कह रहे हैं तो जब मैं रुक जाऊं ना तब बोला करें, क्योंकि इसी बीच में आप बोल देते हैं और मैं सुन नहीं पाती हूँ आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए फिर से कि कुछ जगह पर हो सकता है, मैंने आपसे बताया, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े कि आप आ जाइए कि मैम मैंने पढ़ा है कि इसने अजातशत्रु ने 2 बार लड़ाई लड़ी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ किताबों में कुछ जगह पे, चूंकि इसके बारे में लिखित प्रमाण, ये वो दौर नहीं था कि राजा के दरबार में, ये क्या था, ये अभी अपना साम्राज्य विस्तार करने पे लगे थे। इनके दरबार में कोई इतिहासकार नहीं दिखेगा आपको बहुत बड़ा। वो शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से कि हाँ भाई उस टाइम पे मेगास्थनीज आ गया, लिखना शुरू हो जाता है मामला, तो वो उस समय पे हम देखते हैं। अभी जो स्थिति है वो वैसा नहीं है। अभी क्या है, ये वॉर में इन्वॉल्व है रेगुलर, इन्हें अपना इंपायर का एक्सपेंशन करना, चक्कर ये है। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या देखते हैं कि इनके पास जो सॉलिड, जो एविडेंस की बात करें कि इफ डू वी हैव वेरी सॉलिड एविडेंस रिगार्डिंग दिस, तो एविडेंस नहीं है। अलग अलग जो बुक्स, चूंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें और जैन लिटरेचर और पुराण, यही सब हमारे पास क्या है, एक सोर्सेस के तौर पर है। एक चीज और है, जो स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन होगा कि मैम पुराण क्या होता है, देखिए पुराणों की बात करें तो 18 पुराण है। उग्रशर्वा और लोमहर्ष, ये पिता और पुत्र थे, इन दोनों ने मिलकर पुराण लिखा है। पुराण में स्पेशली जो प्राचीन भारत में जो कहानियां चल रही थी, जो राजा रानी की, उससे संबंधित आपको सारी जानकारियां यहाँ पर मिल जाती हैं। इसलिए थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी हम कह सकते हैं कि पुराण की बढ़ जाती है। तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि वराह पुराण में हम देख रहे हैं, विष्णु पुराण में हम देख रहे हैं कि इसके बारे में पता चल रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जिनको पता ही नहीं हो कि पुराण क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि पुराण में प्राचीन भारत से संबंधित राजा रानियों, जो भी मतलब किंगडम्स जो रहे हुए हैं,
उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में वहां पर पूछा गया है, बताया गया है। तो इसलिए एक उसे भी एक सोर्स के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त की बात करें तो इस टाइम पर क्या है हमारे पास, वी हैव बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड वी हैव जैन लिटरेचर। हमारे पास सोर्स के तौर पर यही है जिसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात किया जाए कि इस युद्ध के बारे में, तो यानी कौशल जो है यहाँ पर जीत किसकी हुई, प्रसेनजीत की स्थिति इसमें कमजोर हो गई। जब कमजोर हो गई तो प्रसेनजीत ने क्या किया कि एक संधि कर ली। संधि में ये कंडीशन रखा कि ठीक है हम आपको कौशल भी दे देंगे और अपनी बहन अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह हम आपसे करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अजात शत्रु का विवाह किससे होता है, वाजीरा से हो जाता है। एक चीज और आपको ध्यान में प्लीज रखिएगा आप सभी के सभी, कि आप प्राचीन भारत में, इनफैक्ट आप जब मध्यकालीन तक आ जाते हैं ना, तो आपको जो भी राजा, यानी उस समय का चूंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी था, इनफैक्ट वो तो आज भी है, पितृसत्तात्मक या फिर राजाओं की ही सबसे ज्यादा मेन आप देखते हैं कि वही लोग लीड कर रहे हैं। तो राजाओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट कई जगह आप देखिएगा कि वाइफ जो है वो क्या है, एक से कई ही ज्यादा है। तो इनको इसी वजह से इतिहास में हम देखते हैं क्या कि ये कहीं ना कहीं से दरकिनार करके इसको रखा जाता है, और या तो एक से कई ज्यादा पत्नियां होने के कारण भी क्या है, कंफ्यूजन है। दैट्स वाई इतिहास में हर जगह इनको मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, क्या हम देखते हैं कौशल के साथ जो युद्ध हुआ इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। कौशल के साथ जो है युद्ध हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट युद्ध होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ता है ये, वो किसके साथ लड़ता है, वज्जी संघ के साथ। वज्जी संघ के साथ युद्ध, वज्जी संघ के साथ युद्ध। वॉर विथ वज्जी संघ, वॉर विथ वज्जी संघ, सॉरी, वॉर विथ वज्जी संघ। और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं अभी राइट नाउ इन दिस क्लास, जो भी बच्चे हैं, मैं आप सबसे ये बात जरूर कहूंगी, देखिए हम लोग यहाँ बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट है ये सोच रहे होंगे कि मैम थोड़ा सा वैसे तो मैं बिल्कुल सही दिशा में पढ़ा रही हूँ, कोई कहे कि मैम स्पीड बहुत बढ़ा दीजिए, तो देखिए फिर वही बात है ना, वन लाइनर नहीं पढ़ा रहे। मैं कोशिश कर चूंकि ये सेक्शन थोड़ा सा ये है, तो समझ के अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वज्जी संघ की बात करें तो इस युद्ध के कारण की बात करें, ठीक है ना, इस युद्ध के कारण, इस युद्ध का कारण क्या था भाई, रीजन, व्हाट वाज द एग्जैक्टली रीजन ऑफ दिस वॉर, रीजन ऑफ दिस वॉर, रीजन ऑफ दिस वॉर। और अभी तो हमारी डेली क्लास चल ही रही है, कोई समस्या नहीं है, और बीपीएससी में भी टाइम भी है, ऐसा नहीं, आराम से हो जाएगा, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से होगा। इनफैक्ट आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाएगा इसमें, मुझे ऐसा लगता है। वज्जी संघ की बात करें तो युद्ध के कारण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उस टाइम के हिसाब से, अभी जैसे ये हमारा अभी बिहार हुआ ना, तो उस टाइम के हिसाब से मैंने क्या कहा था, यहाँ पर है वज्जी संघ, यहाँ पर था आपका पूरा पाटलिपुत्रा, ठीक है, ये क्या था हमारा वज्जी संघ, और यहाँ पर क्या था पाटलिपुत्रा, यानी कि मगध हो गया, ये क्या था मगध। अब समस्या क्या आ रही थी, समस्या ये आ रही थी कि गंगा के आसपास में यहाँ पर माना जाता था कि यहाँ पर क्या है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ हीरो की खान है, गोल्ड के कुछ वहाँ पर अवशेष, मतलब आप कह सकते हैं कि कीमती जो स्टोन्स, माइंस, इसके चीजें यहाँ पर माना जाता है कि पूरा बेल्ट था, जिसकी वजह से क्या था कि उस पर नजर वज्जियों की भी थी और उस पर नजर अजात शत्रु की भी थी, ठीक है। तो जैसे सोन नदी ही है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए जैसे सोन और गंगा नदी, तो यहाँ पर आकर के हम देखते हैं ना कि सोन हो गया, इधर से आ रही है दक्षिण की तरफ से, और ये रहा हमारा गंगा नदी। तो माना जाता है कि इस एरिया में क्या था, सोन नदी को सोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें था कि एक टाइम ऐसा था कि इसमें अभी भी इनफैक्ट कि उसमें सोने के जो कण होते हैं वो मिलते थे, दैट्स वाई उस रिवर का नाम जो वो क्या रखा गया, सोन नदी रखा गया, ठीक है। माइनिंग नहीं, लेकिन अगर गोल्ड तो मिल ही चुका था ना मेटल के तौर पे, तांबा और आपको क्या कहते हैं ये सारी चीजें, लोहा भी था उस टाइम पे, माइनिंग नहीं लेकिन मिल तो जाता था, हमें इसकी समझ तो थी ही। केशव, अच्छा ओके, ठीक है, समझ तो थी ही, तभी तो हम लोग क्या देखते हैं 6th सेंचुरी बीसी के बाद मैंने बताया ही था कि एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। तो इस क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि कहीं पे हीरो का खान था,
हीरो का खान था। कहीं पर आपको पता चलेगा कि इस लाइन में कहीं पर ऐसा था क्या कि सोना का कुछ सोने का खान था। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन ये था कि कुछ आप बस इसको अगर एक वर्ड में कहें कि प्रीशियस, हम देख सकते हैं कि या तो कुछ मतलब स्पेशल मेटल था यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या था, ये उस टाइम पे दोनों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। जैसे हम लोग एक बात करें, KGF मूवी शायद आप सबने देखी होगी, आई थी। तो KGF अगर फुल फॉर्म की बात करें तो उसका पूरा फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। तो कर्नाटक का कोलार जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे सोना जो है वो पाया जाता है, मिलता है, वो फेमस है उसी वजह से। तो उस टाइम पे, यानी अभी, इनफैक्ट अभी भी, तो अगर हम लोग बात करें ये वाला जो क्षेत्र था, तो इस वाले क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सोने की उपलब्धता थी या हीरो की उपलब्धता थी, दोनों में या है। श्योरिटी किसी के बारे में नहीं है, क्योंकि एकदम बिल्कुल ठोस एविडेंस वी डोंट हैव सॉलिड एविडेंस अबाउट दिस कि हाँ यहाँ पर क्या था, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट धातु वहां पर था जिसकी वजह से ये दोनों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। ठीक है। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि दिस इज फर्स्ट रीजन। ये क्या था, ये हो गया फर्स्ट रीजन। फर्स्ट इन द सेंस कि ये पहला कारण हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण की अगर हम लोग बात करें कि दूसरा कारण क्या था भाई, तो दूसरा कारण था चेलना, बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना, उससे 2 पुत्र हुए थे। उसका नाम था हल और बेहल। चेलना से जो बच्चे हुए थे, चेलना के जो बच्चे थे उनका नाम क्या था, हल और बेहल। हल और बेहल, ठीक है। और इसके नाना कौन हुए, इसके नाना हो गए चेटक। नाना कौन हो गए, चेटक। ठीक है, चेटक। अब यहां पर क्या स्थिति क्या थी भाई, कि क्या रीजन क्या रहा, इस इनके झगड़ा करने का जो कारण था वो रहा क्या, या क्या चक्कर था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही कीमती हाथी था, ठीक है ना, एक बहुत ही कीमती हाथी था जो इन लोगों के पास था, हल और बेहल के पास था। और इनके पास ये भी है कि इनके पास मोती की माला की एक बहुत ही कीमती मोती के, क्या कह सकते हैं, माला वगैरह जो था वो भी इनके पास था, हल और बेहल के पास। तो अजात शत्रु की नजर इस पर थी। और स्पेशली वो जो हाथू जिसके बारे में मैं बता रही हूँ कि वो हाथी भी क्या किया गया था, दिया गया था, उसका नाम था सेनाग। हल बेहल के पास क्या था, एक कीमती हाथी था, एक कीमती हाथी था, इसका नाम था सेनाग। इसका नाम क्या था, सेनाग। अजातशत्रु ने कई बार बोला भी कि आप क्या करो, मुझे वो दे दो, हाथी सेनाग को दे दो। तो इन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। फिर अजातशत्रु ने कहा, क्योंकि हल बेहल के पास ही बहुत सारी ऐसी कीमती चीजें थी जो अजातशत्रु चाहता था कि हम उससे ले लें। जब नहीं मिला तो अजातशत्रु ने डिमांड रखी कि आप हल बेहल और सेनाग को हमें वापस कर दीजिए। चेटक से ये बात कही गई, पर ये लोग तैयार नहीं हुए, बोले नहीं हम नहीं देंगे, ठीक है। और इसी बात पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वॉर। ये 2 कारण बताए जाते हैं स्टूडेंट। और अगर बात की जाए, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर बीपीएससी के प्री में हो सकता है कि ये क्वेश्चन कहीं आ जाए कि वो कौन सा हाथी था जिसकी वजह से अजातशत्रु ने वज्जियों पर आक्रमण किया था, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो सेनाग नाम था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिफेंट, सेनाग। बहुत ही कीमती हाथी, जैसे कहते हैं ना अरबी घोड़े का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि वो एक अलग ब्रीड का है और उसकी जो उसका जो हॉर्स पावर जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि गति को जिसमें हम लोग मापते हैं, स्पीड को जिसमें मापा जाता है, HP हॉर्स पावर, तो उसमें माना था कि जो अरेबियन घोड़े होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, सबसे उम्दा यानी सबसे बेस्ट नस्ल के माने जाते हैं। सेम वैसे ही क्या हम देखते हैं कि ये जो हाथी था सेनाग, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का हाथी था, जिसकी वजह से इस पर नजर किसकी थी, इस पर नजर थी अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने बोला भी कि हल बेहल से कि आप हल बेहल और सेनाग को हमें वापस कर दे, बट नहीं माना गया। और यही कारण बना किसका, युद्ध का। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये जो रीजन है ये बहुत ऑथेंटिक नहीं लगता है। इतिहासकारों ने इसे क्या किया है, एक तरीके से इसे दरकिनार किया है। लेकिन मैंने आपको ये कहानी थी इसलिए मैंने बता दिया।
उनका मानना है कि यही रीजन मेन रहा होगा कि एक कोई सोने की खदान होगी या फिर कोई हीरे का ये बेल्ट होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से वज्जियों और मगध के बीच में वॉर हुआ होगा। उसके अलावा भी अगर हम हटा देते हैं, मान लीजिए हम इस रीजन को भी हटा दें, मैं इस कारण को भी हटा दूं और इसे भी हटा दूं, दोनों को अगर हटा दूं तो हमारे पास एक ही कारण दिखता है, ये कि वज्जियों का एम्पायर एक्सपेंशन बड़े लेवल पर था, वज्जी काफी शक्तिशाली थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अजात शत्रु भी स्ट्रांग है, उसके साथ वाला भी स्ट्रांग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो राजा कभी भी उसे पसंद नहीं करेगा। तो युद्ध का ये कारण बनना ही बनना था। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये भी एक कारण है जो कहते हैं ना कि शक्ति यानी डिस्प्यूट ऑफ पावर जो है वो तो होगा ही होगा। अगर आपको लगे, मान लीजिए कल को ईश्वर करे कि आप सभी के सभी कहाँ तक जाएं, मेंस लिखें और इतिहास में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जरूर बता सकते हैं कि हम ये दो कारण तो देखते हैं। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो ये है कि शक्तियों यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होता है, बेसिकली शक्ति को जो लेकर के विवाद होता है, ये वो भी विवाद में से एक था। ठीक है, चलिए यहां तक आगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज सुन लीजिएगा कि द रीजन बिहाइंड विथ वज्जी संघ या वज्जी काउंसिल के साथ जो रीजन रहा वॉर का, द फर्स्ट वन इज दैट कि देयर इज अ प्रीशियस माइन बेल्ट it means there is a precious gold belt in near about Ganga and Son river. The second reason is precious elephant, his name was Senyag. इसका नाम था, क्या नाम था? सेनाग नाम था। हिज नेम वॉज इट नेम वॉज सेनाग, इसका नाम था सेनाग। एंड अजात शत्रु डिमांड टू गिव सेनाग टू हिम बट चेटक डिनाइड एंड आफ्टर दैट ब्रदर ही थे ना, हाँ बिल्कुल, दोनों इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्टेप ब्रदर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेप ब्रदर बोलेंगे सत्यम, क्योंकि उसकी ही जो दूसरी माता हुई यानी जो उसकी सौतेली माता हुई, जिसको इंग्लिश में स्टेप मदर बोलते हैं, उन्हीं के वो दोनों बच्चे थे। हाँ, सेनाग। तो ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड द वॉर। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसमें अब कि अब जो वज्जियों के साथ यानी इस युद्ध का परिणाम क्या रहा। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ चुके हैं इस युद्ध में, यानी वज्जियों के साथ वॉर विथ वज्जी, वॉर विथ वज्जीज। वज्जी के साथ जब युद्ध हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इस युद्ध में इस वॉर में क्या हम देखते हैं, एक था रथ मूसल। टू टाइप्स ऑफ न्यू वेपन्स वेर यूज्ड इन दिस वॉर। इस वॉर में दो प्रकार के नए अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। यहां पर हम लिख सकते हैं इस युद्ध में अजात शत्रु के द्वारा दो प्रकार के नए शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। इट मीन्स किया गया था। It means in this war, two new weapons were used. इस युद्ध में हम क्या देखते हैं? दो नए प्रकार के इस्तेमाल किए गए थे हथियार। वो कौन से थे? एक तो हो गया हमारा महाशील कंटक। महाशीलकंटक एंड द सेकेंड वन इज, दूसरा क्या है हमारा? रथ मूसल। ठीक है। तो दो प्रकार के नए हम क्या देखते हैं यहाँ पर वेपन्स जो हैं इस्तेमाल किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? रथ मूसल की बात करें ना तो ये इट्स अ काइंड ऑफ जो टैंक होता है ना, ये आधुनिक टैंक का ही एक प्रकार था। यह आधुनिक टैंक का एक प्रकार था।
ठीक है ना, यानी रथ मूसल की बात करें कि ये था क्या, तो ये आधुनिक टैंक का एक प्रकार देखते हैं। और दूसरा महाशीलकंटक की बात करें तो ये क्या था, यह भारी पत्थरों के साथ मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र प्रकार था। यह भारी पत्थरों से मार करने वाला क्या था, ये प्रक्षेपास्त्र, ये जिसको हम लोग कहते हैं ना एक तरह से उसी टाइप से ये था, प्रक्षेपास्त्र था, ठीक है। तो महाशीलकंटक इसका मतलब ये है कि बाहरी जो स्टोन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ ऐसा वेपन बनाया इस तरीके से, और हम यहाँ से इसको क्या करें, भारी स्टोन है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से सबने मिल करके, बाहुबली तो देखा होगा ना आप सबने, हाँ जी बाहुबली देखा होगा ना, उसमें क्या था, यही तो था कि भारी पत्थर उठाया और यहाँ से खींचा और वो उसे वहां फेंक के मारा, ठीक है। तो वो जो फेंक के जो मारा गया ना, तो वो हो गया काइंड ऑफ प्रक्षेपास्त्र, लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि मिसाइल टाइप का, कि हमने यहाँ से चलाया और यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये मार कर रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ मिसाइल टाइप का। तो भारी पत्थर को लेकर के जिसने एक बार में कई सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाए, उसके ऊपर सीधे निशाना लगे, तो ये क्या था, एक प्रकार से भारी प्रक्षेपास्त्र जो होता है उसका ही एक प्रकार था। और ये आधुनिक टैंक का, जैसे ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे ही आप देखिएगा कि इस्तेमाल किया जाता है कि इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने नए नए वेपन्स इस्तेमाल किए हैं। जैसे ये तो हुआ अजातशत्रु, इसने पहली बार 2 नए वेपन्स यूज किए। आपने मेडिवल में आप पढ़िएगा कि बाबर जब आता है तो अपने साथ तोप लेकर आता है, कैनन लेकर आता है, और तोप से वो क्या करता है, वहां पर अटैक करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कुछ चीजें जो है नई नई चीजें आती हैं। इनफैक्ट जब मोहम्मद गौरी आता है वहां से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम पर वो लोग घोड़े लेकर के आते हैं, घोड़े के साथ वॉर करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे जितने भी युद्ध हो रहे हैं ना, अजातशत्रु क्यों हाथी को देखकर लालच में आ गया, क्योंकि ये सब जब युद्ध चल रहे थे तो इस टाइम पर हाथियों का बहुत ज्यादा क्या था, हाँ इस टाइम पर हाथियों का क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भी युद्ध चल रहे हैं इस समय, अगर आप सोच रहे होंगे ना कि हाथी को देखकर क्यों इतना परेशान हो गया था अजातशत्रु, क्यों डिमांड करने लगा, तो सेम वही है कि उस टाइम पर हाथियों का दबदबा था, युद्ध में सबसे ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं ना, जब मेडिवल में लोग बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी जब आता है, तो जब युद्ध हो रहा होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जब वॉर में, तो मोहम्मद गौरी के जो भारी भरकम जो इसके तेज तरार घोड़े थे, और उधर से पृथ्वीराज के जो हाथी चल रहे थे, तो हाथी और घोड़े का भी एक बहुत बड़ा कारण था उस युद्ध में हारना। तराइन का वार हारने का एक बहुत बड़ा कारण था कि मोहम्मद गौरी ने अपने साथ वो क्या लेकर आया था, तेज तरार घोड़ों को लेकर आया था, और यहाँ से ये लोग क्या कर रहे थे, हाथियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यानी हम देखते हैं भारतीय इतिहास में हाथियों का एक लंबे समय तक क्या देखते हैं, युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि 2 तरीके का, ये क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट आ भी चुका है बीपीएससी के कंटेक्स्ट में कि व्हाट इज रथ मूसल जो है, या फिर क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि अजातशत्रु के द्वारा युद्ध में कौन सा ऐसा वेपन जो है 2 नए प्रकार के, या हो सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र था जो पहली बार लार्ज रोलिंग, मैं बोल तो नहीं कि ये सब के सब उसी तरीके से हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या कि इस्तेमाल ये इसी प्रकार से होते थे। महाकंटक नहीं केशव, इट इज महाशीलकंटक, ठीक है, ओके। तो हम क्या देखते हैं, देखिए बीच बीच में ना मैं आपको और भी हिस्ट्री की चीजों से बताते चलती हूँ, ताकि आपको क्या रहे, चीजें ध्यान में रहे कि अच्छा इस तरीके से भी था, है ना। इतिहास में अगर बाबर अपने साथ तोप नहीं लेकर आता तो इतना आसान नहीं था कि यहाँ पर आप कब्जा कर लेते हैं या फिर यहाँ पर एक नए साम्राज्य की स्थापना होती। चूंकि तोप जो है वो हम लोगों के लिए न्यू हो गई और वहां उनके लिए क्या थी, वो प्रचलन में थी। सेम इसके बाद बात करें तो अगर ये जो है अजातशत्रु, ये अगर जाते हैं वज्जियों पर अटैक करता है तो वज्जियों को पता ही नहीं है कि रथ महाशीलकंटक और रथ मूसल जाना जैसा, यानी एक टाइम में नॉर्थ इंडिया में भी हाथी था। कृष्णदेव राय के काल में शुरू हो गया था। अश्विनी, शुरू हो जाना और उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, दोनों में फर्क है ना। शुरू हो जाना और उसके बड़े पैमाने पर युद्ध में एकदम यूज करना, इस्तेमाल करना, और उसको आप एकदम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं कि इस तरीके से कि भाई वो हम इजिली वॉर के लिए ही स्पेशल यूज करते हैं, तो दोनों में फर्क है ना, ठीक है। कृष्णदेव राय आप जो कह रहे हैं कि ठीक है मैम राक्षसी तंगड़ी है, या हो सकता है आप बात करेंगे कि विजयनगर में तालीकोटा का युद्ध होता है तो हम देख, बट वहां पर उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा जिस तरह से बाबर ने इस्तेमाल किया था उसका, ठीक है।
तो दोनों टेक्निक्स में फर्क था। और उस टाइम पर जो अगर हम लोग बात करें मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स क्या थे, ऊपर थे टेक्निक्स के मामले में, वो लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा हाई थे इस मामले में। हाँ मिसाइल नहीं कह रही हूँ, भारी पत्थर। देखिए मैंने बताया ना, बाहुबली देखी होगी, भारी पत्थर, और यहाँ से हमने क्या किया, चलाकर मारा, बस इतना समझ लीजिए, ताकि एक साथ कई लोगों पर वॉर हो सके, ये यही था। तो दो क्वेश्चन आपका सुन लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आप लोग के बीपीएससी में भी, कि रथ अजात शत्रु के द्वारा कौन सा इस्तेमाल किया गया था, तो रथ मूसल था, और दूसरा था महाशील कंटक। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, काइंड ऑफ टैंक इसको हम लोग कहते हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो था, यानी कि और ये युद्ध चला कितने वर्ष तक था, कई जगह पे बताया जाता है कि ये जो वॉर है ये लगभग 16 वर्षों तक चला था। इट मीन्स कि ये वॉर कितने ईयर तक कंटिन्यू रहा, 16 ईयर्स तक कंटिन्यू। स्टोन लॉन्चर हाँ देखिए, मेरा काम था बताना, समझाना, अब बाकी आप उसको अपने माइंड में जिस तरह से इमेजिन करना है कर लें। अब इमेजिन करते करते ये ना हो कि स्टोन लॉन्चर अपने ऊपर ही ले कि हमें ही मार दे, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है ना। इमेजिन करते करते ये मत कहिएगा कि मैम अभी तो हमने इमेजिन किया और हमें लग भी गई चोट उससे, तो ऐसा भी इमेजिन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस तरह से हमने क्या देखा कि वज्जियों के साथ ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध कब तक चला था, ये युद्ध चला था, हाँ ये युद्ध कब तक चला था, ये युद्ध जो है चला था इनका कब तक, 16 वर्ष तक चला था। इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट्स और हैं जो मैं बता दूं आपको, ठीक है। यानी जो युद्ध हुआ, यानी कूटनीतिज्ञ समझते हैं आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाई कूटनीतिज्ञ, मुझे जरा बताएंगे आप सब, कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है, बताइए, कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है। हाँ डिप्लोमेसी, ठीक है, यानी कोई ऐसा ब्लेड से लॉन्च करते होंगे मुझे लग रहा है कि आप सब सच में आज आजाद शत्रु के साथ वॉर ऑफ वज्जी में खो गए हैं और इमेजिन करने लगे हैं डिप्लोमैट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का आया है, वह है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि इसमें यानी कि बात करेंगे हम लोग कि वज्जियों के साथ जैसे युद्ध हो गया, युद्ध होने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें यह भी था कि बाद में वज्जी संघ जो था, ये मैंने आपको भी बताया था, सीन ऑफ बातचीत, अच्छा रणनीति बनाने वाला, हाँ हाँ ठीक है। तो सुनिए, मैं यहाँ पर आप लोग को जो ये क्वेश्चन पूछने का एक रीजन ये था, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि युद्ध जो चला था, यानी जो वज्जियों के साथ युद्ध चला था, तो कुछ जगह पर ये भी है, चूंकि इस टाइम पर क्या थे, महात्मा बुद्ध भी थे इस समय पर, तो कुछ जगह पर यह भी पूछा जाता है कि आखिर महात्मा बुद्ध से ही जा करके अजात शत्रु ने, हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया शिल्पी आपने, कि महात्मा बुद्ध से ही जाकर के अजात शत्रु ने क्या किया था, डिस्कस किया था कि एक बात बताइए कि वज्जी संघ को अगर हमें तोड़ना हो, क्योंकि 8 काउंसिल्स थे उसमें, आपको पता है 8 कुलों का अष्टकुल था, तो इसे अगर हमें तोड़ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये टूट जाए। तो गौतम बुद्ध ने एक सजेशन दिया था, भेद मतलब ये होता है कि अगर आपसी फूट हो गई तो वज्जी संघ टूट जाएगा। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वस्सकार इसका एक डिप्लोमैट था, किसका, इसका अजात शत्रु का, और इसका रोल हम कई जगह देखते हैं, ठीक है ना, इसका हम लोग रोल कई जगह देखते हैं, वस्सकार। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन बताने के पीछे का जो रीजन है मेरा, मेनली वो रीजन यही है आप लोगों का, हाँ ठीक है। तो इसमें डिप्लोमैट कौन था, वस्सकार, हिज नेम वाज वस्सकार, इसका नाम क्या था, वस्सकार, और इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। हो सकता है आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि वज्जियों के साथ युद्ध में किसने कूटनीति में, अजात शत्रु की कूटनीति में किसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो हम लिख सकते हैं कि वस्सकार ने वज्जियों के साथ युद्ध में कूटनीति में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, कूटनीति में
बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी भूमिका निभाई थी, निभाई थी। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि वज्जियों में, चूंकि मैंने अभी फिर से बताया कि वज्जियों की फूट पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था कि वस्त्रकार ने, ऐसा कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग है कि वस्त्रकार ने क्या किया था, सब में फूट डलवा दिया और बाद में जो इनकी यूनिटी थी, जैसे मान लीजिए ये 8 कुलों का था ना, कितने हो गए, 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये हो गया वज्जी, सॉरी ये हो गया वज्जी, ये हो गया वज्जी, और इसमें इन्होंने क्या किया, फूट डलवा दिया। जब फूट डलवा दिया तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो इस तरह से क्या हो गया, ये सभी के सभी धीरे धीरे अलग होते चले गए और वज्जी जो थे वो कमजोर हो गए। तो भेद जो है, एक अगर कभी क्वेश्चन कभी आ जाए आपका क्वेश्चन, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि अजातशत्रु ने राय लिया था गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध ने यही राय दिया था कि वज्जियों को अगर तोड़ना है तो एक ही उपाय है। डिप्लोमैट अभी बताया तो मनीषा मैंने, डिप्लोमैट मतलब होता है, इसका मंत्री भी था और इससे अजातशत्रु सलाह मशवरा करता था, और इस तरह की कोई भी डिसीजंस जो होते हैं ना, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना कि जो सिक्योरिटी यानी कि इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है कि आपको राय दे, तो ये उसमें से एक था वस्त्रकार, जिससे कि अजातशत्रु राय लेता था। तो वस्त्रकार ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी वज्जियों के साथ युद्ध में, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है कि इस युद्ध में मक्खली पुत्र गोशाल जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी मैं बता दूंगी वो कौन थे। इस युद्ध में हम लोग क्या देखते हैं, इस युद्ध में एक चीज और हुई थी कि वो मक्खली गोशाल की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में मक्खली गोशाल, अब पूछिएगा मक्खली गोशाल की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा लिखित एविडेंसेस नहीं है, यानी मक्खली गोशाल वाज डाइड इन दिस वॉर, मक्खली गोशाल वाज डाइड इन दिस वॉर, इस युद्ध में मक्खली गोशाल क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब मक्खली गोशाल कौन थे, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाए कि मक्खली गोशाल कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के ही मेन थे, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, बस यहाँ पर मैं आप लोगों को ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बिंदुसार यानी अशोक का जो पिता था वो क्या था, आजीवकों का, वो आजीवक धर्म का ही संप्रदाय का ही अनुयायी था। तो आजीवक बेसिकली थे कौन, देखिए आजीवकों का मानना ये था कि हम दुनिया में जो भी करते हैं, यानी जो भी चीजें करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, चाणक्य जैसे दिमाग का इस्तेमाल, हाँ बिल्कुल सही कहा देवकर प्रकाश आपने। वस्त्रकार मनीला नाम है ना आपका, ओके, वस्त्रकार मैंने बता दिया है, मनीला, हाँ। तो उसका मंत्री हुआ, अजातशत्रु का मंत्री हुआ, उसका कूटनीतिज्ञ हुआ, यानी युद्ध में बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आजीवक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हाँ गोशाल लोग तब भी थे, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है कि इस टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे धर्म जो है, नए नए धर्म जो है वो इमर्ज्ड होने शुरू हो चुके थे। ठीक है, और इनका जो एक मेन, जो इनका अगर क्राइटेरिया, इनका जो मेन थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं, यानी नियतिवाद में ये लोग विश्वास करते थे। ये एक तरह का दर्शन है। आजीवकों की अगर बात करें, इनका ये कहना था कि अगर आप दुनिया में कुछ गलत करते हैं या अच्छा करते हैं, ये जो है आप अपने से नहीं कर रहे हैं, ये पहले से निर्धारित है, इट वॉज प्री डिसाइडेड, दैट्स वाई इट वॉज हैपेंस, ये प्री डिसाइडेड रहा हुआ है, तभी ये घटना घट पाई है। तो आजीवकों का मानना ही ये था कि ये लोग नियति में विश्वास करते थे। जैसे कई बार देख लीजिएगा, कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में अगर खराब परफॉर्मेंस करके आएंगे तो कई बार ना वो अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं ना वो इस पे, और फिर वो कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, कहते हैं ना कभी कभी। तो जो किस्मत वाली बात जो हो जाती है ना, हाँ, तो जो किस्मत वाली बात जो लोग करते हैं ना, तो किस्मत का मतलब ही क्या हो जाता है कि जो पहले से नसीब में तय है, तो यानी वो एक तरह से क्या है, आजीवक है। ठीक है, बस मैंने ये समझा दिया आपको कि ये आजीवक का मतलब यही होता है। ठीक है ना,
जो नियतिवाद को जो मानते हो। ओके, तो इस वाले युद्ध में हम क्या देखते हैं, वासकार जो था ये कौन था, ये इसका यानी कि किसका था, कूटनीतिज्ञ था, ये अजातशत्रु का कूटनीतिज्ञ था। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इस युद्ध में मक्खली गोशाल की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन अगर आपका ये रहा कि मक्खली गोशाल किससे थे, तो मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बस यहाँ पर देखिए दो जो था, अगर हम लोग बात करें कि दो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑलरेडी वज्जी और उसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था जैसे वज्जी हो गए और कौशल, ये दोनों किसके पास आ चुके हैं, अजातशत्रु के पास। एक रह गया आपका जो था लास्ट, वो था अवंती। अवंती के साथ हम क्या देखते हैं, हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही, हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही। अवंती के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रही, स्थिति बनी रही। ठीक है ना, संघर्ष की स्थिति बनी रही किसके साथ, तो यहाँ पर इसके वजह से अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि अजातशत्रु ने फिर क्या किया था, इसी कारण से, यानी हम लोग बात करें तो अजातशत्रु ने क्या किया था, इसी कारण से इसने दुर्गीकरण करवाया था। ठीक है ना, इसने राजगृह का संघर्ष चलता रहा, इसके कारण ही अजातशत्रु ने क्या किया था, राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। अवंती जो है मालवा वाला क्षेत्र जो पड़ता है, हाँ, नियति पे फेद करता है, जिसको कहते हैं ना भावना, वही किस्मत वाली जो बात होती है, किस्मत है नहीं है, वही बात है। ठीक है, और अवंती का राजा कौन था, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन हो जाए कि अजातशत्रु के समय पे अवंती का राजा कौन था, तो राजा चंड प्रद्योत। कौन था, राजा चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। इट मीन्स राजा चंड प्रद्योत वॉज द किंग ऑफ अवंती। राजा चंड प्रद्योत नहीं, इट मीन्स चंड प्रद्योत वॉज चंड्य प्रद्योत was king of Avanti at that time period. यानी उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अवंती यानी कि इसने कौन कौन से क्षेत्र जीता था, मैम ये अपने रिलेशन वालों को टारगेट कर, उस समय पे ना सत्यम, दुर्गीकरण मीन्स होता है विष्णु फोर्टिफाइड। यहाँ आपको मैं बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा है, छोड़िए इंडस सिविलाइजेशन नहीं भी पढ़ा है तो ग्वालियर का किला देखा है, वो भी नहीं देखा है तो चलिए कोई बात नहीं, लाल किला तो देखा होगा ना। मीन्स मान लीजिए ये शहर हुआ, ठीक है, शहर को बाहर से हमने क्या किया, दीवार से घेरवा दिया, फोर्टिफाइड, इट मीन्स फोर्टिफाइड। इज इट क्लियर विष्णु? हाँ विष्णु समझ गए आप, फोर्टिफाइड यानी शहर हुआ, शहर के बाहर क्या किया हमने, उसे दुर्गीकृत करा दिया। इनफैक्ट आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह थे क्या थे कि हम देखते हैं उसको जो दुर्गीकृत करवा देते थे वो लोग सम टाइम, कि बाहर से आक्रमण ना हो। राजा यानी पूरा के पूरा आप देखेंगे क्या कि ग्वालियर का किला देख लें, ठीक है, उसके अलावा आप आगरा का किला चले जाएं, आप वहां देखें, हाँ किलेबंद करवाना, उसको फोर्टिफाइड कराना। दुर्ग मतलब ही होता है, आपने सुना होगा बहुत बार दुर्ग, तो दुर्ग में एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूं, देख लीजिए। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक मेन गेट रहेगा ये, और फिर इस तरह से क्या हो गया आपका पूरा का पूरा, इस तरह से पूरे का पूरा हमने क्या किया, उसको घेरवा दिया। ठीक है, कि अगर कभी आक्रमण हो, छोड़िए फिर से मैं बाहुबली मूवी जो देखा हुआ विजुअल फॉर्म में आप देख लीजिएगा, बाहुबली मूवी में अटैक होता है, जब अटैक होता है तो एक पूरा का पूरा दीवार होती है, एक बड़ी सी दीवार होती है जिसको सब मिलकर कोशिश कर रहे होते कि तोड़ा जाए इसको,
है ना, सब मिलकर कोशिश करते हैं उसे तोड़ा जाए, तो वो क्या था, वही तो था बेसिकली, दुर्ग उसे ही कहते हैं, ठीक है, दिखाया गया था। हाँ, दुर्ग उसे ही कहता है कि अपने अपने दुश्मन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। केशव, अगर हम लोग बात करें, आप अवंती के बारे में अगर पूछ रहे हैं कि मैम अवंती कहाँ है, थोड़ा मैप में बता दीजिए, तो देखिए ये तो मगध हो गया, यहाँ पड़ता था बच्चे अवंती। मध्य प्रदेश जो मध्य में पड़ता है, मालवा, मालवा का पठार, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये पड़ता है मालवा, तो यहीं पर क्या था आपका अवंती, ठीक है ना, अवंती उज्जैनी इसकी राजधानी थी, तो ये था आपका मालवा, और मालवा मेनली पठार है वो, और यहीं आपका क्या था, अवंती। मध्य देश, इसको उस टाइम पे मध्य प्रदेश नहीं बोलते थे, मध्य देश बोलते थे। ठीक है, हाँ मैं समझ गई। ध्यान रखिएगा, अवंती जो है जहां पर पड़ता था, इसका लोकेशन आपको हो सकता है कुछ ऐसे एंशियंट टर्मिनोलॉजी में भी मिले, मध्य देश, ओके, तो मध्य देश इसे ही बोला जाता था, मध्य देश, ठीक है। मध्य देश में मालवा, यानी कि मालवा प्लेटू जो है, वो मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है, तो हम क्या देखते हैं कि उससे ही क्या कहा जाता है आपको, कि अवंती का जो लोकेशन है वो वहीं पर था, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये हम क्या देखते हैं कि एक ही इस टाइम पे क्या रह गया था, यहाँ पर मामला अवंती का मामला एक रह गया था, हाँ, एक अवंती का मामला रह गया था, और इससे बचने के लिए ही, क्योंकि अब खुद आप बताएं, अगर यहाँ पर अजात शत्रु उसको पूरा का पूरा वो करवा रहा है, दुर्गीकृत करवा रहा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दैट्स वाई उससे बचने के लिए, उसके आक्रमण से बचने के लिए इसने क्या किया था, दुर्गीकृत करवाया था। तो अगर आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि अजात शत्रु ने किसके कारण अपनी जगह को दुर्गीकृत करवाया था, तो उसने चंड प्रद्योत, इस समय का राजा था, इससे बचने के लिए इसने इसे दुर्गीकृत करवाया था, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो भी देख लीजिए। अजात शत्रु के समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये था, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, इट मीन्स फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, और मृत्यु उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया जाता है, बोला जाता है उन्हें एक तरह से निर्वाण की प्राप्ति हो गई। हाँ, कई जगह इस घटना को महापरिनिर्वाण भी आप देखिएगा बोला जाता है, ठीक है, कई जगह इस घटना को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। तो पहली बौद्ध संगति हम कहाँ देख रहे हैं, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, ईस्वी लिख दिया मैंने, ईसा पूर्व में कहाँ पर हो रहा है ये, ऑब्वियस सी बात है, इसकी मेन राजधानी कहाँ थी, राजगृह में, यानी राजगृह में, राजगृह के वैभार पहाड़ी के सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है ना। ये पहला क्या हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इसमें, और इसमें कार्य क्या हुए थे, यानी इस संगीति में हम क्या, ये है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। इस संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। It means in this council विनय पिटक and सुत्त पिटक was compiled। इसमें यानी कि हम क्या देख रहे हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक कंपाइल हुआ था। याद रखिएगा, इसी टाइम पे क्या होता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु भी होती है। सप्तपर्णी गुफा है भावना,
गिरिव्रज भी है, उसको राजगृह मैंने लिख दिया है ना। अब अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इसको आप इस तरीके से नोट डाउन कर लेते, कुछ इशू नहीं है, मैं तो बार बार इसे बोल ही रही हूँ, गिरिव्रज ही लिख लीजिए, उसमें क्या समस्या है, समस्या क्या है, गिरिव्रज ही लिख ले, खुश है, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा है, ये सप्तपर्णी गुफा में यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? एक चीज और है कि कुछ जगहों पर है कि पहले जो था अजातशत्रु वो जैन धर्म को मानता था, बाद में वो क्या हो गया था, सप्तपर्णी केव है, केव, उसी केव में इसमें क्या करवाया गया था, उसमें इस पूरे के पूरे काउंसिल को, काउंसिल का मतलब ये होता है कि अलग अलग जगह से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को हमने वहां पर इकट्ठा किया, डिस्कशन किया कि क्या क्या हमें इस धर्म के प्रमोशन के लिए करना चाहिए। उसमें जो बात निकल कर आई वो ये था कि गौतम बुद्ध से कही हुई जो बातें हैं उसका सही ढंग से कंपाइलेशन नहीं है या उसको संकलित नहीं किया गया है, तो क्यों ना उसको किताब का रूप दे दे। तो इसी तरह से उनकी जो भी कही गई बातें थी उनको इकट्ठा करके क्या किया गया, उसे किताब का एक शक्ल दिया गया, और वो क्या बना, एक किताब जो उसमें बनी, दैट इज कॉल्ड विनय पिटक। अच्छा ठीक है, तो उसमें हम लोग फिर क्या देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं, दो तरीके से, यानी दो बुक्स उस टाइम पे कंपाइल हुई थी, एक विनय पिटक और एक सुत्त पिटक। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो विनय पिटक में ना ये बताया गया है कि जो भी बौद्ध भिक्षु हुआ करते हैं, यानी बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, उनको किस प्रकार का बिहेवियर, आचरण, ये सब करना चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं जो गौतम बुद्ध ने बताया था। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध से संबंधित जीवन का दर्शन, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, वो सारी बातें सुत्त पिटक में है। तो ये दोनों बुक हम देखते हैं क्या कि कंपाइल हुई थी इन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वाज हेल्ड एट सप्तपर्णी केव इन राजगृह और ग्रीवरज। ये ग्रीवरज में हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था। किसके इसमें लीडरशिप में हम लोग देखते हैं, ये इसके लीडरशिप में, यानी अजातशत्रु के लीडरशिप में, ठीक है। अध्यक्षता की बात करें तो महाकसप ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी प्रिसाइडेड बाय महाकसप। महाकसप किसने किया था, महाकसप ने। महाकसप, ठीक है, महाकसप, ओके। तो अब ये ध्यान रख लीजिएगा, यही है मेन, यानी अजातशत्रु के टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसी वजह से अजातशत्रु का क्या है, काफी ज्यादा नाम इसी वजह से है, ठीक है। नाम इसका किस वजह से है, इसी वजह से है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो अवंती से जो इसका ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट था, जो मैंने अभी बताया था आपको, तो इसकी बेटी थी पद्मावती, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसकी बेटी थी पद्मावती। अजातशत्रु ने अपनी बेटी का विवाह भक्तराज, कई जगह वत्सराज भी होता है, वत्सराज उदयन के साथ किया था। फिर ये जो वत्सराज उदयन है, इसने क्या किया था, मिलकर के इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाली स्थिति को उसने रोका था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपका, मान लीजिए ये रहा, ये संघर्ष था ना यहाँ पर अवंती, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वत्सराज उदयन की भूमिका दिखती है हमें, जिसकी वजह से युद्ध टाला जा सका। और ये था कौन, इससे अजातशत्रु की बेटी का विवाह हुआ था, अजातशत्रु की पुत्री का विवाह हुआ था। पुत्री का नाम क्या था, पद्मावती, ठीक है। पुत्री का नाम क्या था बच्चे, ये था पद्मावती। पुत्री का नाम क्या था, पद्मावती। ये एक पॉइंट बस रह गया था। वत्सराज उदयन की भूमिका थी, इसने एक तरह से इमीडिएटर का रोल प्ले किया और अवंती के साथ वॉर नहीं होने दिया इन द सेंस कि उसने चंड प्रद्योत का भी साथ नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो वॉर की कंडीशन एक बनी हुई थी अवंती के साथ रेगुलर, वो नहीं हो पाई। और ये चीज हम क्या देखते हैं कि ये मामला यहाँ पर फिर आगे ठंडा यानी रुक जाता है, और फिर इसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल होता है आपको, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, जो इसका पुत्र आता है, इसका नाम रहता है उदयन, या कई जगह उदय भद्र भी बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा उदयन या उदय भद्र, ठीक है। ये इसका पुत्र था किसका, अजातशत्रु का। और इसका अगर हम लोग इसकी अगर हम लोग बातचीत यानी इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये कब से कब तक दिख रहा है, ये 460 ईसा पूर्व से लेके
455 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है उदयभद्र। हर्यंक डायनेस्टी ने, और माना जाता है कि उदयन ने ही क्या किया था, स्पेशली ध्यान रखिएगा, उदयन जो था ना ये जैन धर्म को मानता है, तो जैन धर्म में कभी भी उदयन के बारे में बुराई नहीं किया जाएगा। बौद्ध धर्म में बुराई दिखती है कि हाँ ये क्या है, इसने अपने पिता की हत्या की है, इस चीज को माइंड में अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था, ये उदयन जो है ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। इट मीन्स ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म मानता था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस कि हम क्या देखते हैं कि इसको जैन ग्रंथ में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि इसके जैन ग्रंथ में प्रशंसा मिलेगी। जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त बोला गया है, बोला गया है। वहीं बौद्ध ग्रंथों में इसे, क्या बोला गया है, इसे पितृहंता बोला गया है, यानी पिता की जो हत्या कर दे। इट मीन्स पिता की हत्या करने वाला, ठीक है ना। दोनों बुक में क्या है, अलग अलग इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा केशव, उसके लिए परेशान नहीं हो। आगे अगर मैं हिस्ट्री की क्लास अगर आप लोगों की अगर मैं लूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। इसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आगे अगर इससे रिगार्डिंग अगर मैं क्लास लेती हूँ तो मैं आप लोगों को उसमें ठीक है। और इसमें बताया गया है कि यह क्या था, यह चंपा का उपराजा था। चंपा इन द सेंस अंग की राजधानी थी, तो यह चंपा का उपराजा था। फिर से आ गया उपराजा, इसका मतलब हो गया वायसराय। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे क्या, एक तरह से वायसराय, ठीक है ना। यह चंपा का क्या था, एक तरह से उपराजा, और किसने बनाया था इसे, अजात शत्रु ने बनाया था। चंपा का उपराजा था। जो जैन ग्रंथ है इसमें उसकी हाँ कहीं कहीं पे वेरी करता है सिद्धार्थ, इट्स ओके। मैंने तो हमेशा बताया आप लोगों को कि इसके लिए इतना परेशान नहीं होना है। जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम पद्मावती ही बताया गया है। जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम पद्मावती बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। उदयन के बारे में बात करें तो इसको उदयभद्र भी बोलते हैं, उदयन भी बोलते हैं। उदयन जैन धर्म को मानता था। इसके कारण हम क्या देखते हैं कि जैन ग्रंथ यानी स्पेशली जो जैन टेक्स्ट है उसमें उसे किलर जो कह सकते हैं कि किलर ऑफ फादर, और इसको नहीं सॉरी पिता का सेवा करने वाला यानी ओबीडियंट सन के तौर पर इसमें बताया गया है, पितृभक्त, कि ही वॉज एन ओबीडियंट सन। बट इन जैन टेक्स्ट इसको लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, दैट इज पितृहंता। इट मीन्स द वन हु किल्ड हिज फादर। वैसा व्यक्ति जो क्या करे हाँ वैसा व्यक्ति जो क्या करे, जो अपने पिता की हत्या कर दे। तो इन जो जैन ग्रंथ है उसमें उसकी तारीफ की गई है। इसको इस तरह से समझिएगा, क्योंकि ये जैन धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म में हम क्या देखते हैं, इसे क्या बोला गया कि ये पितृहंता है। जैन ग्रंथों में हम देखते हैं क्या कि इसकी माता का नाम पद्मावती बताया गया है। जहां पर मैंने अभी बताया था आपको किसने माता का नाम, ये इसका देखते हैं। तो ये अलग अलग बातें हैं उदयन के बारे में। टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है। ये बेसिकली जैन धर्म को क्या करता था, मानता था, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या देखते हैं, जैन धर्म को मानता था। और इसके समय भी यानी अगर हम लोग बात करें कि इसके समय पे भी अवंती और मगध के बीच में संघर्ष जारी रहा। यानी हम लोग बात करें तो उदयन के समय पे भी हम लोग क्या देखते हैं, उदयन के समय पर भी अवंती और मगध के बीच
और मगध के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही। संघर्ष की स्थिति बनी रही यानी वैसे ही रहा। अवंती के साथ हम क्या देखते हैं, बार बार कंडीशन हो जाता है क्या, हाँ बार बार कंडीशन क्या हो जाता है, वही कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि इसने क्या किया था पाटलिपुत्र में, यानी उदयन की जो एक बड़ी उपलब्धि थी, उदयन ने पाटलिपुत्र में एक चूंकि ये किस धर्म को मानने वाला था, ये मानता था जैन धर्म को, तो इसने क्या किया था, एक बीच में ही एक जैन चैत्यालय या उदयन ने पाटलिपुत्र के मध्य यानी शहर के, मान लीजिए जैसे ये पाटलिपुत्र हो गया बीचों बीच, हमने क्या किया एक जैन चैत्यालय यहाँ पर बनवाया। पाटलिपुत्र के मध्य एक जैन चैत्यालय का निर्माण करवाया था इसने, ठीक है ना, का निर्माण इसने क्या किया था, यहाँ पर करवाया था। हाँ बीच में इसने क्या किया था, यहाँ पर निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है उदयन के बारे में कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, इसी को जाता है। यानी इसने ही क्या किया था, इसने पाटलिपुत्र को क्या किया था, राजधानी बनाई थी, पुत्रा को अपनी राजधानी बनाई थी अपनी। इसकी ये लगता था कि वज्जियों पर अगर ध्यान देना है तो थोड़ा नजदीक रहना पड़ेगा, इस वजह से भी इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना, इस अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद की बात करें तो इसके हम लोग देखते हैं क्या कि 3 पुत्र थे, जो भी सोर्सेस के अकॉर्डिंग इसके 3 पुत्र थे। यानी इसके बाद यानी उदयन की बाद अगर बात करें तो एक था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडक और तीसरा जो था इसका नाम था नागदशक। द थर्ड वन इज नागदशक। ये इसके कौन है, सन ऑफ उदयन, ठीक है, सन ऑफ उदयन। तो इसने पाटलिपुत्र के बारे में अगर बात की तो इसने क्यों शिफ्ट कर दिया था, इसे लगा कि अगर सामरिक रूप से भी देखा जाए तो पाटलिपुत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक तो हम वज्जियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा ये है कि एक मेन सेंटर के तौर पे है, गंगा और सोन नदी के क्या है मुहाने पर ही वो शहर बसा हुआ है, तो वहां पर ट्रेड वगैरह के लिए भी हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी इसने क्या किया था, अपने क्षेत्र को चेंज किया था, यानी इसने अपने एरिया को चेंज किया था। चलिए ये हुआ। तो इसके बारे में यानी अनिरुद्ध के बारे में माने तो इसके बारे में माना जाता है कि ये लिच्छवियों से ही युद्ध में क्या रहा, लगातार परेशान रहा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया अनिरुद्ध। मुंडक की बात करें तो इसके बारे में अवंती की महिष्मती हाँ, अवंती का उपनाम क्या था, अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी, ठीक है ना, अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैनी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पहले बता दूं ध्यान से सुन लीजिएगा इसे, कि हम लोग क्या देखते हैं कि उस टाइम पर मुंडक जो है उसके बारे में बहुत सारे सोर्सेज नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, अगर बात करते हैं अनिरुद्ध के बारे में, तो इसके बारे में ये है कि ये लगातार किससे उलझा रहा, ये लगातार हम लोग देखते हैं लिच्छवियों के साथ इसकी जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है स्थिति बनी रही। किसकी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रही, आपको अनिरुद्ध की। मुंडक के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है, मुंडक के पास कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। अब आ जाइए लास्ट जो है वो लास्ट अब फिनिश कर दिया जाए, नागदशक। अब लास्ट रूलर जो है हर्यंक डायनेस्टी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, नागदशक। बता दूंगी मैं आपको, सारी चीजें बताऊंगी डिटेल में, ठीक है ना, सारी चीजें बताऊंगी डिटेल में, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि देखिए मैं अभी तक डिटेल में ही बता रही हूँ आप लोगों को कि कहीं समस्या नहीं आए, ठीक है, कहीं पर समस्या नहीं आए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है।
महिष्मति उसकी राजधानी नहीं थी अश्विनी, है एक जगह था, उसकी राजधानी थी मेनली महिष्मति, ठीक है। अवंती का उपनाम नहीं था, है एक जगह मिलेगा आपको, है उसका नाम ही है, उसकी राजधानी थी मेनली महिष्मति, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें अब आगे लास्ट देख लेते हैं नाग दशक के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 518 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। है एक जगह है जो उसी एरिया में पड़ता था अश्विनी, उसी ही हम लोग क्या देखते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो यह हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। इट मीन्स ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी का ये क्या था, हाँ उद्यन बताया तो मैंने अभी कि उसको ही जाता है, सारा का सारा क्रेडिट उसी को जाता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पर अगर हम लोग बात करें नाग दशक का, तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय पर वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है के बारे में एक बार फिर से बता दूं, ठीक है मैं बता दूंगी है के बारे में। मालवा का जो क्षेत्र है जहां अवंती हैं वहीं पर है जो था वहां उनका भी वंश था, और वहीं पर महिष्मति उनकी राजधानी थी, अवंती की नहीं थी, ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये लास्ट ही चल रहा है, इसको पहले फाइनल कर लीजिए। अंतिम शासक था ये इसका हर्यंक वंश का। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसके शासनकाल में यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था। अगर आपका क्वेश्चन ये रहे कि हर्यंक वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय पर वहां की जनता ने ही रिवोल्ट कर दिया था, दैट वाज नाग दशक। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसने बहुत सारे ऐसे नए नए उपकर लगा दिए थे, टैक्सेस लगा दिए थे, जिसके वजह से क्या है, कई जगह इसका नाम नाग दर्शक के तौर पे भी इसका नाम आता है, नाग दशक ही इसका नाम है, कुछ टेक्स्ट बुक में इसका नाम दर्शक भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ की जनता ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, और इसी मौके का फायदा उठाकर, इस मौके का हम कह सकते हैं कि इसको किसने भुनाया, इसी समय काशी का शासक था, इसी समय काशी का शासक था, या उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि यहाँ का ये सबसे ज्यादा यही लीड कर रहा था शासक शिशुनाग ने नाग दशक को हटा दिया, यानी सत्ता से इसने क्या किया, हटा दिया। बाद में इसकी क्या हो गया, इसकी मृत्यु, इसको मार दिया गया नाग दशक को। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा क्या है वेरी करता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहें। 518 से 412 ईसा पूर्व के आसपास इसका टाइम पीरियड है। ये अंतिम शासक था, ये भी ध्यान रखिएगा, लास्ट रूलर था। इसके टाइम पर रिवोल्ट हुआ था यहाँ की जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। और काशी का उस टाइम पे क्या था, शासक था, कौन सा, ये शिशुनाग था, और इसने ही इस मौके का फायदा उठा करके इसे क्या किया, इसे हटाया, और वो खुद यहाँ पर शासन करने लगा। तो इस प्रकार से मगध में हम अब क्या देखते हैं कि हर्यंक वंश की समाप्ति होती है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की यहाँ पर जो है स्थापित होता है। यहाँ पर जो कौन करता है, शिशुनाग, ठीक है। चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाकी कल के क्लास में आप लोगों से बात करती हूँ। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, थैंक यू।